कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई दुनिया से, जहां हम सोनिक नाम के एक बेबी हेजहॉग को देखते हैं। सोनिक कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर स्पीड की एक गजब की जादुई शक्ति है। वह इतनी तेज भाग सकता है कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले। सोनिक की देखभाल लॉन्गक्लॉ नाम की एक समझदार उल्लू करती है, जो उसे हमेशा अपनी इस जादुई शक्ति को दुनिया से छुपाकर रखने की सलाह देती है। लॉन्गक्लॉ जानती थी कि सोनिक की यह अनोखी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। लॉन्गक्लॉ सोनिक से कहती है, तुम अपनी इस जादुई पावर को हमेशा छुपा कर रखना और इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लालची लोग हैं जो तुम्हारी यह अनोखी ताकत तुमसे छीनना चाहेंगे। लेकिन अपना सोनिक तो ठहरा बच्चा। वह मासूमियत से हंसते हुए कहता, आप फिक्र न करें, मुझे कोई नहीं देख सकता क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। लेकिन तभी अचानक इकिडना जनजाति के खूंखार और बेरहम योद्धा उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और सोनिक को पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। लॉन्गक्लॉ उन्हें देख लेता है और वह बिना वक्त गंवाए सोनिक को अपने पंजों में उठाकर हवा में उड़ने लगती है। लेकिन वो खूंखार वॉरियर्स हार मानने वाले नहीं थे। वे नीचे से लगातार तीरों की बारिश करने लगते हैं। इसी बीच एक खतरनाक तीर सीधा लॉन्गक्लॉ को लग जाता है और वह जख्मी होकर सोनिक के साथ जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही लॉन्गक्लॉ समझ जाती है कि अब उसका बचना मुश्किल है। वह दर्द से तड़पते हुए भी सोनिक को समझाती है, तुम्हारी जैसी पावर मैंने आज तक पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं देखी। तुम्हारी इस ताकत को छीनने की कोशिश हमेशा होती रहेगी। अब तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमेशा भागते रहो और खुद को महफूज रखो। वह अपनी थैली से एक जादुई रिंग निकालती है, पृथ्वी की तरफ एक पोर्टल खोल देती है। लॉन्गक्लॉ कहती है, यह जगह यूनिवर्स के दूसरे कोने में है, वहाँ तुम पूरी तरह से सेफ रहोगे। सोनिक रोते हुए कहता है, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरा सब कुछ हो। लेकिन लॉन्गक्लॉ उसे रिंग्स की पूरी पोटली थमाते हुए कहती है, मेरी फिक्र मत करो सोनिक, अगर कभी भी इस नई दुनिया में खतरा महसूस हो तो इन रिंग्स का इस्तेमाल करना और दूसरे प्लेनेट भाग जाना, लेकिन हमेशा दौड़ते रहना। जैसे ही इकिडना वॉरियर्स लॉन्गक्लॉ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्गक्लॉ सोनिक को पोर्टल के पार धकेल देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि खतरनाक शिकारी लॉन्गक्लॉ पर हमला कर देते हैं। सोनिक उसे बचाने के लिए वापस दौड़ता है, लेकिन तब तक जादुई पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है और वह उसके पार नहीं जा पाता। अब कहानी में 10 साल बाद एक शांत टाउन ग्रीन हिल्स को दिखाया जाता है। यहाँ टॉम नाम का एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो दिल का बहुत अच्छा और सीधा साधा इंसान है। टॉम अपनी कार में बैठकर हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है। उसकी लाइफ बेहद बोरिंग हो चुकी थी, क्योंकि ग्रीन हिल्स में कोई क्राइम या बड़ी मुसीबत नहीं होती थी। टॉम जिंदगी में कुछ बड़ा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता था। जब काफी देर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आती तो बोर होकर वह मजाक में एक कछुए की स्पीड ही चेक करने लगता है। तभी अचानक सोनिक वहां से बिजली की रफ्तार से गुजरता है और टॉम के स्पीडोमीटर उसकी स्पीड रिकॉर्ड कर लेता है। ये देखकर टॉम बुरी तरह हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद मशीन खराब है, लेकिन सोनिक कई बार वहां से गुजरता है, जिससे टॉम को कुछ गड़बड़ और शक होने लगता है। वह बाहर निकलकर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे जमीन पर सोनिक का चमकीला नीला हेयर मिलता है। वह थोड़ा हैरान होता है, लेकिन टॉम इसे किसी जानवर का बाल समझकर गंभीरता से नहीं लेता। दूसरी तरफ सोनिक देखता है कि वही कछुआ सड़क पर तेज कार के नीचे आने वाला है। सोनिक अपनी सुपर स्पीड से उसकी जान बचाता है और उसे एक मजेदार सुपर फास्ट राइड करवाकर जंगल में सुरक्षित छोड़ देता है। इसके बाद सोनिक जंगल के अंदर बने अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में लौटता है। वहाँ उसने इंसानों की फेंकी हुई चीजों से एक छोटा सा खूबसूरत घर बना रखा था, जहाँ वह जिम करता, कॉमिक्स पढ़ता, गाने सुनता और मस्ती करता। सोनिक को पता था कि अगर पृथ्वी पर कभी मुसीबत आई तो वह अपनी जादुई रिंग्स की मदद से मशरूम प्लेनेट भाग जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ सिर्फ मशरूम ही मशरूम फैले हुए हैं, लेकिन फिलहाल उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे ग्रीन हिल्स से बहुत लगाव है। सोनिक कभी किसी इंसान के सामने नहीं आता था, लेकिन छिपकर सभी लोगों पर नजर रखता था। इन सब में उसका सबसे पसंदीदा इंसान टॉम है, क्योंकि टॉम हमेशा हर इंसान और हर जानवर की मदद करता था, जिसे सोनिक प्यार से डोनट लॉर्ड बुलाता था, क्योंकि टॉम हमेशा डोनट्स से बातें करता और मजे से खाता था। टॉम अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मैडी के साथ रहता था, जो एक वेटनरी डॉक्टर थी। सोनिक दूर झाड़ियों में छिपकर रोज उनकी खुशहाल जिंदगी देखता और दिल ही दिल में खुद को उनकी फैमिली का एक हिस्सा मानता था। एक शाम जब टॉम घर पहुंचता है तो मैडी उसे एक खुशखबरी देती है। वह बताती है कि टॉम का सैन फ्रांसिस्को में प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि उनका ग्रीन हिल्स छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन टॉम हमेशा से कुछ बड़ा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता था। सोनिक जब खिड़की से उनकी शिफ्टिंग की बातें सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसी रात अपनी उदासी मिटाने के लिए सोनिक पास के एक बेसबॉल ग्राउंड में जाता है। जब मैच खत्म होने के बाद सभी चले जाते हैं तो सोनिक का भी खेलने का मन करता है, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। सोनिक अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके खुद ही पूरी टीम बन जाता है। एक ही पल में बैटिंग करता, भागकर बॉलिंग एंड पर जाकर बॉल फेंकता और बाउंड्री पर जाकर कैच भी पकड़ लेता। लेकिन होम रन
मारने के बाद वह रुकता है और चिल्लाता है, मुझे कोई हाई फाइव दो। मगर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं था, कोई गले लगाने वाला नहीं था। यह गहरा अकेलापन सोनिक को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। गुस्से और गम में सोनिक ग्राउंड के चक्कर इतनी तेज रफ्तार से काटने लगता है कि उसके पूरे शरीर से नीले रंग की बिजली फूटने लगती है। सोनिक खुद पर कंट्रोल खो देता है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरे ग्रीन हिल्स और पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट इलाके की बिजली एक झटके में गुल हो जाती है। इस बड़े धमाके के बाद अमेरिका के एक टॉप सीक्रेट हेडक्वार्टर में बड़े बड़े मिलिट्री अफसरों और अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। पूरे अमेरिका की बिजली एक साथ चली जाना कोई छोटी बात नहीं थी। कोई इसे EMP अटैक बता रहा था तो कोई इसके पीछे कोई और वजह मान रहा था, लेकिन असल में हुआ क्या था इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें देश के सबसे होशियार साइंटिस्ट को बुलाना होगा। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि बात डॉक्टर रोबोटनिक की हो रही है। भले ही उसकी हरकतें थोड़ी अजीब और सनकी थीं, लेकिन ऐसे नामुमकिन केसेस सिर्फ उसी ने चुटकियों में सॉल्व किए थे। अगले ही सीन में ग्रीन हिल्स के बेसबॉल ग्राउंड पर एक बड़ा ब्लैक हाईटेक ट्रक आकर रुकता है। उसमें से एंट्री होती है डॉक्टर रोबोटनिक की काले कपड़े, अजीब मूंछें और पीछे उसका वफादार असिस्टेंट एजेंट स्टोन। रोबोटनिक वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स पर रौब झाड़ते हुए कहता है, तुम लोगों का छोटा दिमाग इस केस को कभी नहीं समझ पाएगा। अब अपनी बकवास टीम लेकर पीछे हटो। फिर वह अपने ट्रक से दर्जनों एडवांस्ड ड्रोन्स बाहर निकालकर जंगल की हर दिशा में स्कैनिंग के लिए भेज देता है। तभी एक ड्रोन को सोनिक के पैरों के निशान मिल जाते हैं। उन निशानों को देखकर रोबोटनिक हैरान रह जाता है। वह एजेंट स्टोन से कहता है, ये कोई आम पैरों के निशान नहीं है। मैंने इनका मैच पृथ्वी पर मौजूद हर जीव के निशानों से किया, लेकिन ये किसी से भी मेल नहीं खाते। इसका मतलब है कि ये किसी दूसरे दुनिया के जीव के निशान हैं। रोबोटनिक अब बहुत ही एक्साइटेड है। वह अपनी पूरी सर्चिंग टीम को उस जगह भेज देता है। आर्मी और ड्रोन उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ सोनिक पेड़ पर बैठकर दूर से सब देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि कल रात के धमाके की वजह से सरकार उसके पीछे पड़ चुकी है। सोनिक भारी मन से पृथ्वी छोड़कर हमेशा के लिए मशरूम प्लैनेट जाने का पक्का फैसला कर लेता है। वह बिजली की रफ्तार से अपने सीक्रेट रूम में जाता है, जल्दी जल्दी बैग पैक करता है और रिंग्स की पोटली निकालता है। जैसे ही वह रिंग हवा में फेंकने वाला होता है, तभी बाहर गाड़ियों और ड्रोन्स की आवाज सुनाई देती है। सोनिक डरकर जंगल से भागता है और किसी सेफ जगह की तलाश में टॉम के घर के शेड में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टॉम दिखाई देता है, जो मैडी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसे बाहर डस्टबिन गिरने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह चौंक जाता है। उसे लगता है कि शायद फिर से कोई रैकून उसके घर में घुस आया है, इसलिए वह अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर बाहर जाता है। लेकिन इस बार वहाँ रैकून नहीं बल्कि सोनिक होता है, जो छिपने के लिए टॉम के घर में आया था। सोनिक अपनी जादुई रिंग निकालकर मशरूम प्लैनेट जाने ही वाला होता है कि तभी टॉम वहाँ पहुँच जाता है। अचानक दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है और दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। टॉम से गलती से गन चल जाती है। डार्ट सीधा सोनिक को लगती है। वह बेहोश होने लगता है, लेकिन गिरने से पहले वो टॉम की टी-शर्ट पर लिखा सैन फ्रांसिस्को पढ़ लेता है। उसी पल उसकी रिंग एक्टिव हो जाती है और उसकी सारी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को की एक ऊंची बिल्डिंग पर जा गिरती हैं। सोनिक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। अभी दोनों के बीच यह मजेदार बहस चल ही रही होती है कि तभी अचानक डॉक्टर रोबोटनिक का विशाल ट्रक घर के बाहर आकर रुकता है। उसके ड्रोन्स और सैनिक पूरे घर को घेर लेते हैं। सोनिक ये देखकर कांपने लगता है और टॉम के पैर पकड़ लेता है। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे उस बकवास इंजेक्शन की वजह से मेरी पावर्स ठीक से काम नहीं कर रही। अगर इन्होंने मुझे पकड़ा तो ये मुझ पर गंदे एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेरी पावर छीन लेंगे और शायद हमेशा के लिए मार डालेंगे। सोनिक की मासूमियत देखकर टॉम का दिल पिघल जाता है। वह सोनिक को अटारी वाले कमरे में छिपा देता है और खुद दरवाजा खोलकर रोबोटनिक के सामने आता है। रोबोटनिक कहता है, ऑफिसर टॉम, इस घर में कुछ छिपा हुआ है। टॉम रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोटनिक टॉम को धक्का देकर अपने ड्रोन्स को घर के अंदर भेज देता है। ड्रोन्स पूरे घर को स्कैन करने लगते हैं। ऊपर छिपा सोनिक बचने की कोशिश में गलती से एक टेबल से टकरा जाता है और सामान नीचे गिर पड़ता है। रोबोटनिक का शक यकीन में बदल जाता है। वह बंदूक ताने अंदर घुसता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक छोटा रैकून मजे से केक खा रहा था। रोबोटनिक निराश होकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर टेबल के कोने पर जमे सोनिक के चमकीले नीले हेयर पर पड़ती है। रोबोटनिक तुरंत अपनी ड्रोन गन सीधा टॉम के माथे पर तान देता है। मुझे अभी के अभी सच बता दो कि वो क्रिएचर कहाँ है, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। टॉम कुछ कह पाता उससे पहले ही सोनिक से अपने दोस्त की यह मुसीबत नहीं देखी जाती। वह खुद सामने आ जाता है। रोबोटनिक उसे देखकर दंग रह जाता है। वह बोलता है, तो तुम हो वह ब्लू एनर्जी। उसी वक्त टॉम मौके का फायदा उठाता है और रोबोटनिक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन उसके ड्रोन एक्टिव हो जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। टॉम और सोनिक जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाते हैं। फिर सोनिक बिजली की रफ्तार से एक ड्रोन पर कूदता है और टॉम एक वास उठाकर उसे
उसे तोड़ देता है। ड्रोन धमाके के साथ गिर पड़ता है। दोनों तुरंत कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब एजेंट स्टोन आता है और रोबोटनिक को होश में लाता है। डॉक्टर गुस्से में कहता है, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, बेवकूफ। इधर कार में सोनिक टॉम को बताता है कि उसकी रिंग्स सैन फ्रांसिस्को की ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की छत पर गिरी है और उनके बिना वह मशरूम प्लैनेट नहीं जा सकता। अब तुम ही मुझे वहाँ ले जाओगे। टॉम गुस्से में बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने उस सरकारी ऑफिसर को मारा, अब मैं खुद मुसीबत में फंस गया हूँ। वह कार रोकता है और कहता है, तुम्हारे पास सुपर स्पीड है ना, खुद दौड़कर चले जाओ। सोनिक भागता है लेकिन थोड़ी देर में पूरा भीगा और सिर पर मछली चिपकाए वापस आ जाता है। रास्ता न पता होने की वजह से सीधे समंदर में जा घुसा था। टॉम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोनिक को सैन फ्रांसिस्को ले चलने को राजी हो जाता है। रात को एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। टॉम अपने दोस्त वेड को सीक्रेट कॉल करता है लेकिन रोबोटनिक वहीं खड़ा था और फोन छीनकर धमकी देता है, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टॉम घबराकर कार के पास आता है तो सोनिक गायब था। वह बगल के बार में मस्ती कर रहा होता है, बड़ी काउबॉय हैट पहने टेबल पर चढ़कर लोगों के साथ झूम रहा था। टॉम उसे खींचकर बाहर लाने की कोशिश करता है। सोनिक मासूमियत से कहता है, आज पृथ्वी पर मेरा आखिरी दिन है, कल तो मैं हमेशा के लिए मशरूम प्लैनेट चला जाऊंगा। मुझे अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो इंसानों की तरह मस्ती करने का मौका दो। टॉम मान जाता है और सोनिक की बकेट लिस्ट बनवाता है। सोनिक बहुत ही एक्साइटेड होकर लिस्ट बनाता है लेकिन फिर उदास होकर धीरे से कहता है, सच कहूं तो मैंने आज तक इस दुनिया में अकेले छिपकर रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया। टॉम उसके कंधे पर हाथ रखता है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी वक्त है, चलो आज तुम्हारी बकेट लिस्ट पूरी करते हैं। सोनिक वीडियो गेम्स खेलता है, मैकेनिकल बुल पर राइड करता है, लोगों के साथ हिप हॉप डांस करता है, लेकिन तभी बार के कुछ गुंडे उससे उलझ जाते हैं। सोनिक अपनी सुपर पावर एक्टिव कर देता है, पूरा सीन स्लो मोशन में बदल जाता है, वक्त ही रुक जाता है। सोनिक मजे से एक गुंडे की पैंट नीचे गिरा देता है, दूसरे के चेहरे पर केक मल देता है, तीसरे के हाथों में टॉयलेट पेपर लपेट देता है और टॉम को उठाकर एक सेफ कोने में रख देता है। जैसे ही वक्त फिर चालू होता है, सारे गुंडे एक साथ धड़ाम से गिर पड़ते हैं। दोनों हंसते हुए वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। रात को दोनों एक होटल में रुकते हैं। टॉम सोनिक से कहता है, इस कमरे में तुम जितनी मस्ती करना चाहो कर लो। सोनिक मुस्कुराता है और अपनी सुपर स्पीड में पूरे कमरे को उलट पुलट कर देता है, फिर थक कर बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है। टॉम की नजर सोनिक की बकेट लिस्ट पर पड़ती है जिसमें एक आखिरी ख्वाहिश लिखी होती है, मेक अ रियल फ्रेंड। टॉम चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सोनिक के पास अब तक कोई सच्चा दोस्त नहीं था। इसी बीच टीवी पर न्यूज चल रही होती है। डॉक्टर रोबोटनिक ने टॉम को टेररिस्ट घोषित कर दिया है और पुलिस उसे हर जगह तलाश रही है। उधर रोबोटनिक और एजेंट स्टोन बार में पहुंचते हैं। वह सीसीटीवी से सोनिक और टॉम की जानकारी निकाल लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे अपना बहुत पावरफुल टैंक भेज देता है। वो टैंक टॉम की गाड़ी पर अटैक कर देता है। सोनिक को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लगती है। वह एक बोल्ट बनकर उस टैंक को तबाह कर देता है। सोनिक और टॉम बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने उस टैंक को खत्म कर दिया, लेकिन तभी उस टैंक के अंदर से एक मॉन्स्टर कार निकलती है और उन पर हमला करने लगती है। तभी सोनिक अपनी स्पीड से उस मॉन्स्टर कार पर जाता है और उसी कार के हथियारों से उसी को ब्लास्ट कर देता है। फिर सोनिक वापस टॉम के पास आता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर कार में से एक बाइक निकल कर आती है। टॉम सोनिक से कहता है, इसे मैं मारूंगा, और वह सोनिक को गाड़ी चलाने को कहता है। फिर टॉम अपनी टॉर्च निकालकर उस बाइक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर उसमें से एक मिनी ड्रोन निकलता है जो लेजर की मदद से टॉम की गाड़ी की छत को काट देता है। सोनिक उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है, लेकिन उसमें लगा बम सोनिक के हाथ में चिपक जाता है। बम निकालने के लिए टॉम गाड़ी को साइड में लगाता है, लेकिन बम निकल ही नहीं रहा होता। सोनिक एक पेचकस से बम उखाड़कर पत्थर पर चिपका देता है। भयानक ब्लास्ट का शॉक वेव सोनिक को उड़ाकर जमीन पर पटक देता है और वह बेहोश हो जाता है। उधर रोबोटनिक के पास सोनिक का वो नीला हेयर था जो टॉम के घर से मिला था। वह उस हेयर को अपनी हाईटेक मशीनों से स्कैन करता है तो पता चलता है कि इसमें ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल असीमित इलेक्ट्रिसिटी भरी है। रोबोटनिक बिना वक्त गंवाए उस हेयर को अपने सुपरसोनिक जेट प्लेन के कोर इंजन में फिट कर देता है। हेयर के फिट होते ही जेट रेड एनर्जी से जगमगा उठता है और कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखा होता है अनलिमिटेड एनर्जी। टॉम बेहोश सोनिक को लेकर सैन फ्रांसिस्को में मैडी की बहन रेचल के घर पहुंचता है। रेचल टीवी पर टॉम को क्रिमिनल देख चुकी थी, इसलिए घबराती है, लेकिन मैडी दौड़ कर आती है। रेचल का पालतू कुत्ता सोनिक के ऊपर की चादर खींच लेता है। सोनिक सबके सामने आ जाता है। रेचल डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ती है। मैडी एक स्ट्रांग स्मेलिंग कैप्सूल सोनिक के नाक
नाक के पास ले जाती है। दवा सूंघते ही सोनिक की आंखें खुलती हैं और वह डर के मारे पूरे घर में सुपर स्पीड से चक्कर काटने लगता है। घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। मैडी टॉम को बाहर खींचकर पूरी कहानी सुनती है। सोनिक की मासूमियत देखकर वह भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। रेचल की बेटी जोजो देखती है कि सोनिक के जूते फट चुके हैं। वह प्यार से उसके लिए लाल नए चमकदार स्पोर्ट्स शूज लाती है। सोनिक उन्हें पहनकर खुशी से उछलने लगता है। तीनों बिना वक्त गंवाए ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। टॉम सोनिक को एक बड़े बैग में छिपाकर लिफ्ट के जरिए छत पर पहुंचता है। छत पर सोनिक को उसकी खोई हुई रिंग्स की पोटली मिल जाती है। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया था। टॉम और सोनिक दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वह दोनों छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन वह जानता था कि अगर वह यहाँ रुका तो टॉम और मैडी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे ही सोनिक रिंग उछालने वाला होता है, एक हाईटेक ड्रोन आकर उस रिंग के पर खच्चे उड़ा देता है। आसमान रोबोटनिक के सैकड़ों ड्रोन्स और उसके सुपरसोनिक जेट से भर जाता है, जो सोनिक के हेयर की नीली एनर्जी से भयानक तरीके से चमक रहा था। रोबोटनिक चिल्लाता है, अब यह नीला चूहा यहाँ से भाग नहीं सकता, इसकी पावर अब मेरी है। सोनिक टॉम और मैडी की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उन दोनों को छत से हवा में धक्का दे देता है और खुद रोबोटनिक से भिड़ जाता है। सोनिक स्लो मोशन एक्टिव करके रोबोटनिक के सारे ड्रोन्स की दिशा बदल देता है। सभी आपस में टकराकर एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन रोबोटनिक का जेट प्लेन सोनिक के हेयर की एनर्जी से चल रहा था। वह स्लो मोशन से बच जाता है और सोनिक पर एक भयंकर लेजर बीम छोड़ देता है। झटके से सोनिक छत से नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए सोनिक देखता है कि टॉम और मैडी भी जमीन से टकराने वाले हैं। सोनिक पोटली से रिंग निकालकर उनके ठीक नीचे ग्रीन हिल्स का पोर्टल खोल देता है। दोनों सुरक्षित वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सोनिक खुद एक पेड़ से टकराकर सड़क पर गिर पड़ता है। सोनिक अपनी स्पीड से सभी रिंग्स इकट्ठा करता है। सोनिक और रोबोटनिक में अब एक जबरदस्त चेस शुरू होती है। जितनी स्पीड से सोनिक भाग रहा था, उतनी ही स्पीड से रोबोटनिक भी उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि सोनिक के हेयर की वजह से अब रोबोटनिक के पास भी वही एनर्जी थी। सोनिक को समझ नहीं आ रहा था कि आज तक किसी ने उसकी स्पीड को मैच नहीं किया। फिर यह कैसे कर पा रहा है? वह अपने बैग से रिंग निकालता है और एक के बाद एक जगह बदलने लगता है। सबसे पहले वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में दौड़ता है, फिर इजिप्ट पहुंचता है, जहां वह पिरामिड्स के पास भाग रहा होता है। सोनिक रोबोटनिक से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, इसलिए वह उस रेत के बवंडर में फंसा देता है और खुद ग्रीन हिल्स के लिए रिंग फेंक देता है, लेकिन रोबोटनिक उसे देख लेता है और फायर करके उसके पीछे आ जाता है। सोनिक घायल होकर ग्रीन हिल्स में गिर जाता है और रोबोटनिक भी वहीं पहुंच जाता है। उसकी नीली रोशनी बुझने लगती है। रोबोटनिक अपनी शिप से नीचे उतरता है और सोनिक के पास आकर घमंड से कहता है कि खेल खत्म छोटे चूहे, अब तुम्हारी ताकत हमेशा के लिए मेरी गुलाम है। ग्रीन हिल्स शहर के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। टॉम और मैडी भी वहां पहुंच जाते हैं। टॉम सोनिक को इस हालत में देखकर गुस्से से भर जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे रोबोटनिक की शिप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि सोनिक कोई एलियन या चूहा नहीं है, वह मेरा दोस्त है और हमारे परिवार का हिस्सा है। टॉम की ये बातें और शहर वालों का सपोर्ट देखकर बेहोश पड़े सोनिक के अंदर एक जादुई बदलाव आता है। उसे एहसास होता है कि वह अब इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसके पास उसकी रक्षा करने वाले सच्चे दोस्त हैं। सोनिक की आंखें एक झटके में खुल जाती हैं, लेकिन इस बार वह गॉड मोड में था। पूरे शरीर से नीले रंग की भयंकर बिजली फूटने लगती है। सोनिक रोबोटनिक के प्लेन से अपनी एनर्जी वापस खींचकर सोख लेता है, फिर डबल सुपर स्पीड में दौड़ते हुए प्लेन पर लगातार दर्जनों लाइटनिंग अटैक्स करता है। रोबोटनिक का आलीशान जेट बुरी तरह डैमेज होकर धुआं छोड़ने लगता है। तभी टॉम मौका देखकर सड़क से सोनिक की एक जादुई रिंग उठाता है और उसे रोबोटनिक की शिप के ठीक पीछे फेंक देता है। वह रिंग हवा में खुलकर सीधे मशरूम प्लैनेट का पोर्टल बना देती है। सोनिक अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार करता है, जिससे रोबोटनिक अपनी डैमेज शिप समेत मशरूम प्लैनेट पर जा गिरता है और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब सोनिक टॉम से कहता है, हमने कमाल कर दिया, और सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आते हैं। टॉम अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता। वो ग्रीन हिल्स में मैडी के साथ वहीं रहने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद टॉम से मिलने आते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इनाम में पैसों का चेक और डोनट्स का डिब्बा देते हैं। जाते जाते प्रेसिडेंट धीरे से पूछते हैं, क्या तुम मुझे उस नीले एलियन से एक बार मिलवा सकते हो? टॉम बोलता है, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, वह कल रात ही पृथ्वी छोड़कर अपने प्लैनेट जा चुका है। लेकिन असलियत ये थी कि सोनिक कहीं नहीं गया था। टॉम और मैडी ने उसके लिए अटारी वाले कमरे को एक खूबसूरत बेडरूम में बदल दिया था, जिसमें उसकी सारी पसंदीदा चीजें, वीडियो गेम्स, कॉमिक्स और जोजो के दिए लाल जूते प्यार से सजा कर रखे थे। ये सब देखकर सोनिक की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। आखिरकार वह अकेला नहीं था, उसे अपनी एक सच्ची और प्यारी फैमिली मिल चुकी थी। दूसरी तरफ मशरूम प्लैनेट को दिखाया जाता, जहाँ चोरों तरफ मशरूम ही मशरूम होता है। रोबोटनिक पूरी तरह गंजा हो चुका था। वह अकेले पत्थरों पर मशरूम फेंक फेंक कर बदला लेने की बातें कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में सोनिक का वो एक नीला हेयर अभी भी सुरक्षित था, इस बात का सबूत कि वह कभी न कभी वापस जरूर लौटेगा। और ठीक उसी पल ग्रीन हिल्स के जंगल में एक नया जादुई पोर्टल
पोर्टल खुलता है। उसमें से निकलता है एक छोटा 2 पूंछों वाला खूबसूरत पीला क्रिएचर टेल्स। वह अपना हाईटेक गैजेट स्कैन करके मुस्कुराते हुए कहता है, सिग्नल बिल्कुल सही है, सोनिक इसी प्लेनेट पर है, मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।